नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक शुक्ला है और मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा का सेवानिवृत्त अधिकारी हूं। मैंने लोक सेवा आयोग और व्यापम में छत्तीसगढ़ विषय पर आपकी तैयारी करने के लिए ये लेक्चर सीरीज शुरू की है और इसमें हम लोग प्रारंभ में छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात कर रहे हैं। अभी तक हम 2 एपिसोड कर चुके हैं। आज तीसरे एपिसोड में छत्तीसगढ़ के प्राचीन काल के इतिहास की बात हम लोग करेंगे। तो प्राचीन काल में अगर हम शुरुआत करें तो मौर्य काल के समय से छत्तीसगढ़ का इतिहास हमको मिलता है। मौर्य काल में छत्तीसगढ़ बड़ा समृद्ध था और छत्तीसगढ़ के नज़दीक सिरपुर जो है वहाँ पर अनेक बौद्ध विहार मिलते हैं जो मौर्यकालीन हैं। 639 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनसांग छत्तीसगढ़ आए थे। उन्होंने सिरपुर की यात्रा की थी। उन्होंने अपनी यात्रा वृतांत में सिरपुर के संबंध में बहुत विस्तार से लिखा है। ह्वेनसांग ने यह भी लिखा है कि स्वयं गौतम बुद्ध भी 3 महीने तक सिरपुर में रहे थे। इसकी एक कथा है। कथा इस प्रकार है कि सिरपुर में राजा विजय राज्य करते थे और श्रावस्ती में राजा प्रसेनजित थे। तो विजय और प्रसेनजित के बीच में युद्ध हुआ। जब प्रसेनजित हारने लगे तो उन्होंने गौतम बुद्ध से अनुरोध किया कि सिरपुर के साथ संधि करा दें। विजय ने शर्त रखी कि अगर गौतम बुद्ध स्वयं आकर सिरपुर में कुछ समय रहेंगे तभी वो संधि करेंगे, और इसीलिए भगवान बुद्ध 3 महीने तक सिरपुर आकर रहे थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संस्थापक बोधिसत्व नागार्जुन का आश्रम भी ये कहते हैं सिरपुर में ही था। और ये भी कहा जाता है कि नागार्जुन का जन्म पहली शताब्दी में सुंदराभूति नदी के पास हुआ था, जो कि महाबालुका ग्राम में हुआ था। हरि ठाकुर ने अपने पुस्तक में लिखा है कि सुंदराभूति नदी आज की सोंदूर नदी है और महाबालुका ग्राम आज का बारूका ग्राम है। नागार्जुन बहुत महान लेखक थे। उन्होंने 30 से अधिक ग्रंथ लिखे हैं। वो आयुर्वेदाचार्य भी थे और रसायनज्ञ भी थे। उन्होंने रस रत्नाकर नाम के ग्रंथ की रचना की है। नागार्जुन बाद में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलगुरु भी बने। सिरपुर के एक अन्य विद्वान थे आचार्य बुद्ध घोष, जो बाद में श्रीलंका चले गए थे। तो मौर्य काल के समय छत्तीसगढ़ की समृद्धि बहुत ही अधिक थी। मौर्य काल के बाद में फिर साम्राज्य का विभाजन हो गया और अनेक राजवंशों का उदय हुआ। इसमें से 3 बड़े महत्वपूर्ण हैं। बिहार में मगध था, वहां पर शुंग वंश, कलिंग में चेदी वंश और दक्षिण में सातवाहन वंश। तो छत्तीसगढ़ में जो महत्वपूर्ण राजवंश थे उनके बारे में हम बहुत संक्षेप में थोड़ा सा सीख लेते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले सातवाहन वंश की बात करेंगे। सातवाहन वंश 200 ईसा पूर्व से 60 ईसा पूर्व के मध्य छत्तीसगढ़ में राज्य करता था। इस वंश के शताकर्णी प्रथम ने जबलपुर तक अपने राज्य का विस्तार किया था। बिलासपुर जिले में सातवाहन वंश के कुछ सिक्के मिले हैं और कुछ पाषाण प्रतिमाएं भी मिली हैं। सक्ती में ऋषभ तीर्थ के शिलालेख में सातवाहन राजा कुमारवर दत्त का उल्लेख है। महायान मत के प्रवर्तक नागार्जुन जो थे उनकी सातवाहनों से मित्रता थी। अगला वंश है वकाटक वंश। इस वंश के संबंध में दुर्ग में एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है जिसमें इस वंश का उल्लेख है। ये वंश छोटा सा था, इसका बहुत अधिक समय तक छत्तीसगढ़ में राज नहीं चला। इसके बाद हम बात करते हैं गुप्त वंश की। अब आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त से शुरू हुआ और उसके बाद में समुद्रगुप्त ने बहुत बड़ा सैन्य अभियान किया था, जो कि पूरे भारतवर्ष में जाकर के उन्होंने विजय की थी। इस अभियान के तहत उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी विजय प्राप्त की थी। इलाहाबाद में जो शिलालेख मिला है उसका इसमें विस्तार से उल्लेख है। इस शिलालेख की 14वीं लाइन में कोटा के परिवार की एक राजा को बंदी बनाने का विवरण दिया हुआ है। 21वीं लाइन में आर्यावर्त के अनेक राजाओं को हिंसात्मक रूप से नष्ट करने और वन क्षेत्र के राजाओं को अधीन करने का वर्णन है। इसमें जो प्रमुख वन क्षेत्र का राजा था वो व्याघ्र राजा था, जिसका राज्य महाकांतार धमतरी के सिहावा के आसपास था। इसी शिलालेख की 22वीं लाइन में राजाओं के द्वारा समुद्रगुप्त के आदेश के पालन एवं उसके समक्ष सम्मान प्रदर्शित करने का वर्णन भी है। इलाहाबाद प्रहस्ती शिलालेख की 12वीं और 20वीं लाइन में दक्षिण के अनेक राजाओं को अधिकृत करके बाद में स्वतंत्र कर देने का वर्णन है। आरंग में गुप्त काल का 6वीं शताब्दी का एक शिलालेख मिला है जिसमें राजा भीमसेन के संदर्भ में कहा गया है कि वो राजर्षि परिवार के थे। ये उल्लेख शायद गुप्त अधिपतियों के संबंध में है। उदयगिरी जो भुवनेश्वर में है, वहाँ गुफाओं में चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए राजर्षि की उपाधि का उपयोग किया गया है। छत्तीसगढ़ के बानबरद में गुप्त काल के कुछ सिक्के भी मिले हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि महाकवि कालिदास का जन्म भी छत्तीसगढ़ में हुआ था और उन्होंने अपना पहला ग्रंथ ऋतु संहार छत्तीसगढ़ में ही लिखा था।
अगला वंश है राजर्षि तुल्य वंश। तो छत्तीसगढ़ में कुछ ताम्रपत्र मिले हैं जिसमें राजर्षि तुल्य वंश के शासकों का उल्लेख है। इसमें भीमसेन द्वितीय महत्वपूर्ण थे और इनका राज्य कौशल में 5वीं शताब्दी के आसपास था। फिर शरभपुरीय वंश है। इनकी राजधानी शरभपुर में थी, जो वर्तमान में उड़ीसा का संबलपुर है। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सिरपुर ही शरभपुर भी था। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा प्रसन्न मात्र थे। कुरुद में इस वंश के राजा नरेंद्र का ताम्रपत्र मिला है। राजा प्रसन्न मात्र के समय के कुछ सोने के सिक्के भी मिले हैं। कहते हैं 6वीं शताब्दी के अंत में शरभपुरिया राजवंश को पांडुवंशियों ने पराजित कर दिया था। तो अब पांडुवंश की बात करें। इस वंश के पहले राजा उदयन थे। इस वंश के राजा नन्न काफी पराक्रमी थे और उन्होंने राज्य का विस्तार किया। खरोद के एक शिलालेख में राजा नन्न के छोटे भाई ईशान देव का उल्लेख मिला है। राजा नंद के पुत्र महाशिव तीवर देव कोसलाधिपति की उपाधि से जाने जाते थे। ये उपाधि उन्हें इसलिए मिली थी क्योंकि उन्होंने कौशल और उत्कल दोनों पर अपना अधिकार कर दिया था। राजिम और बलौदा के ताम्रपत्रों में महाशिव तीवर देव के पराक्रम का वर्णन है। इसी वंश के राजा हर्षगुप्त की पत्नी का नाम वासटा था। ये महत्वपूर्ण है, आप इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि अक्सर इसके संबंध में प्रश्न लोक सेवा आयोग में और व्यापम में दोनों में आते हैं। महारानी वासटा जो थी वो मगध सम्राट सूर्यवर्मा की पुत्री थी और उनके पति हर्षगुप्त थे। हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद महारानी वासटा ने ही अपने पति की स्मृति में सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था और ये मंदिर जो है वो उस समय की छत्तीसगढ़ की वास्तुकला का बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। हर्षगुप्त के जो पुत्र थे उनका नाम था महाशिवगुप्त बालार्जुन। बालार्जुन उनको इसलिए कहते थे क्योंकि वो धनुर्विद्या में अर्जुन जैसे निपुण थे। महाशिवगुप्त बालार्जुन 595 ईस्वी में राजा बने और उन्होंने 60 साल तक राज्य किया। उनके समय के बहुत से शिलालेख मिले हैं। उनकी राजमुद्रा पर नंदी बना हुआ था, इसलिए यह माना जाता है कि वो शैव थे, परंतु वो शैव, वैष्णव, जैन एवं बौद्ध सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते थे। उन्हीं के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग भी छत्तीसगढ़ आए थे। बालार्जुन ने कई कवियों, विद्वानों, कलाकारों को राजाश्रय दिया। याद रखिएगा, बालार्जुन का समय छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहलाता है। अब आखिरी में हम लोग छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रीय राजवंशों की बात कर लेते हैं जो छोटे छोटी जगह पर राज्य करते थे। सबसे पहला है नल वंश। ये वंश नल नाम के राजा से शुरू हुआ था। 700 ईस्वी का इनका समय था और मुख्य केंद्र इनका बस्तर था। इस वंश के राजा भदंत वर्मा बहुत ही पराक्रमी थे। कहते हैं कि नल वंश के राजा विलास तुंग ने राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी नल वंश को पराजित करके फिर छत्तीसगढ़ में कलचुरियों ने अपना राज्य स्थापित किया था, जिसके बारे में हम लोग अगले एपिसोड में बात करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण राजवंश छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय राजवंश है वो छिंदक नागवंश कहलाता है, जो बस्तर के बारसूर क्षेत्र के आसपास राज्य करता था। इस क्षेत्र को उस समय चित्रकूट और भ्रमरकूट कहते थे। यहाँ पर भगवान गणेश की बहुत सुंदर प्रतिमाएं मिली हैं, अनेक मंदिर भी मिले हैं। महिलाओं का बड़ा योगदान था नागवंशियों के शासनकाल में, लेकिन उस युग में सती प्रथा भी थी। संस्कृत और तेलुगु दोनों ही भाषाएं इनकी राजभाषा थी। मूर्ति शिल्प में हमको इनके यहाँ उमा महेश्वर, महिषासुरमर्दिनी, विष्णु, हनुमान, गणेश, सरस्वती, चामुंडा, अंबिका आदि की मूर्तियां मिलती हैं। इसके बाद हम कवर्धा के फणी नागवंश की बात करेंगे। कवर्धा में फणी नागवंश का राज हुआ करता था और वहां पर एक चौरा नाम का मंदिर है जिसे आजकल लोग मंडवा महल के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर में एक शिलालेख मिला है जहां पर फणी नागवंश के राजाओं की वंशावली है। भोरमदेव का मंदिर भी इसी राजवंश के द्वारा बनवाया गया था, जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं। इस राजवंश का राज 14वीं शताब्दी तक कायम रहा। और आखिरी में हम बात करेंगे कांकेर के सोमवंशी राजाओं की। तो सोमवंश का शासन छत्तीसगढ़ के कांकेर में 1125 से 1344 ईस्वी तक माना जाता है। ये कहते हैं कि सोमवंश दरअसल पांडुवंश की एक शाखा थी। इस वंश के राजा कर्ण ने सिहावा में भगवान शिव के मंदिर का निर्माण कराया और कांकेर में दूध नदी के तट पर रामनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। चंद्रदेव सोमवंश के अंतिम राजा थे। तो ये कुछ राजवंश और राजाओं की शाखाएं और किस प्रकार के राज्य प्राचीन छत्तीसगढ़ में थे उसके बारे में हम लोगों ने आज बातचीत की है। इसमें महारानी वासटा, बालार्जुन, महाशिव गुप्त, इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता है। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण महारानी वासटा ने कराया था अपने
पति हर्षगुप्त की याद में, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। प्रसन्न मात्र के बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है, इन पर आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। और हम लोग अब अगले एपिसोड में एक बार फिर मिलेंगे। आपने इस बात को, पूरे एपिसोड को अच्छे से देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना फीडबैक मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 7000727568 पर ज़रूर दीजिएगा। और मेरी जो वेबसाइट है alokshukla.com, उस पर जाकर आप इस सारे विवरण को PSC के लिंक पर क्लिक करके हमेशा देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।